पार्ट 5 है और इसमें हम लोग न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 72 जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां क्यों दी गई हैं, हमने पढ़ा था। न्यायिक शक्ति इसलिए दी गई है जिससे न्यायिक त्रुटियों का निराकरण किया जा सके। क्यों न्यायिक त्रुटियां जन्म ले सकती हैं, हमने इसकी भी चर्चा की थी। अब कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के रूप में, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है क्षमादान, पार्डन। दूसरा है लघुकरण, कम्यूटेशन। ये सब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। तीसरा है परिहार, रेमिशन। चौथा है विराम, रेस्पाइट। और पांचवा है प्रविलंब, रेप्राइव। ये 5 शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। अब कैसे इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। क्षमादान का मतलब होता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी दंड को क्षमा कर देना, किसी दंड को क्षमा कर देना। अब क्षमा करने में मृत्युदंड भी शामिल है, सेना न्यायालय का दंड भी शामिल है। अगर सेना न्यायालय अलग से कोई दंड देता है, जैसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, कोर्ट मार्शल की कार्यवाही, तो राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति हमेशा इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है, यह उसका विवेक नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति ने किसी दंड को क्षमा कर दिया तो क्षमादान व्यक्ति को निर्दोष बना देता है, निर्दोष बना देता है। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दे दिया तो कानून की नजर में वो इनोसेंट हो जाएगा। वैसे उसने अपराध किया है, लेकिन कानून की नजर में वो अपराधी नहीं रह जाएगा, वो इनोसेंट हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। तो क्षमादान की ये पावर है, सबसे बड़ी पावर है। लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है बड़े दंड को, लघु मतलब छोटा, करण मतलब करना, छोटा करना, यानी किसी बड़े दंड को, किसी बड़े दंड को कम करना। बड़े दंड को कम करना, बड़े दंड को कम करने का मतलब यह है कि दंड की मात्रा भी और दंड की प्रकृति भी दोनों बदल जाती है। दंड की मात्रा भी चेंज हो जाएगी और दंड की प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, दोनों बदल जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास यानी मेहनत के साथ सश्रम कारावास, कठोर कारावास दिया गया है, तो अगर इसको कम्यूट किया जाएगा, अगर इसका लघुकरण किया जाएगा तो 10 को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, और जो कठोर कारावास है इसको बदल करके साधारण कर दिया गया, यानी बिना मेहनत के कारावास, बिना मेहनत के कारावास। तो ये लघुकरण हो गया। यहां दंड की मात्रा बदल गई, 10 साल की सजा थी 5 साल की कर दी गई, दंड का नेचर भी बदल गया। कारावास मेहनत कश वाला था, सश्रम था, कठोर था, उसको बदल के साधारण कर दिया गया, यानी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, श्रम नहीं करना पड़ेगा, बिना श्रम के कारावास। तो ये दंड की प्रकृति और मात्रा दोनों चेंज हो गई। परिहार है अगला, रेमिशन। परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब होता है कि यहां दंड को कम किया जाएगा लेकिन प्रकृति नहीं बदली जाएगी, प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा कम करना, प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देना। नेचर नहीं बदलेंगे, प्रकृति नहीं बदलेंगे, केवल दंड की मात्रा कम करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यही उदाहरण लेते हैं, 10 वर्ष का कठोर कारावास है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर 10 वर्ष का कठोर कारावास है, इसको रेमिट करेंगे यानी परिहार करेंगे, तो इसका रेमिशन करने पर, परिहार करने पर जो दंड की मात्रा है 10 वर्ष है, वो घट के मान लो 5 वर्ष हो गया, मात्रा कम हो गई, लेकिन जो नेचर है वो कठोर ही रहेगा, ये साधारण नहीं बनेगा। लघुकरण में 10 साल से सजा घटा के 5 कर दी गई, कुछ भी कर दे 5 6 4, लेकिन जो नेचर था कठोर कारावास था वो भी बदल के साधारण कारावास हो गया। लेकिन परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलती, ये कठोर की कठोर ही बनी रहेगी, केवल मात्रा कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगा। 10 साल था घटा के 5 साल कर दिया गया, ये हो गया परिहार। अब विराम, रेस्पाइट। विराम करने का मतलब यह है कि किसी दंड को लागू होने से रोक लगा देना। कोई आवश्यक कारणवश अगर है तो किसी आवश्यक कारणवश दंड के क्रियान्वयन को स्थगित कर देना, किसी आवश्यक कारणवश, किसी आवश्यकतावश दंड को लागू होने से रोक देना। जैसे मान लो किसी महिला को मृत्युदंड सुनाया गया है, किसी महिला को मृत्युदंड सुनाया गया है और जिस समय मृत्युदंड सुनाया गया वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो ऐसी दशा में जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड पर रोक लगाना, इसको विराम कहते हैं। यानी राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वह अलग अलग निर्णय ले सकता है। इन अलग अलग निर्णयों को अलग अलग शक्तियों के नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अंतिम है प्रविलंब यानी रेप्राइव। प्रविलंब किसे कहते हैं, रेप्राइव किसे कहते हैं? रेप्राइव कहते हैं, प्रविलंब कहते हैं कि किसी दंड का अस्थायी निलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा देना।
जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है, तो जब मृत्युदंड दिया गया तो वह राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका दायर करेगा। तो जब तक राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका पर विचार नहीं कर लेता, तब तक उसके मृत्युदंड को लागू होने पर रोक लगा देता है। इसी को कहते हैं प्रविलंब, यानी दंड का अस्थायी निलंबन। जैसे मृत्युदंड की याचिका पर मृत्युदंड की याचिका जब तक राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है, तब तक उस पर रोक। मृत्युदंड की याचिका जब तक राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है, तब तक उस पर रोक लगा देना, इसको कहते हैं प्रविलंब। ये प्रविलंब है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, जो 5 रूपों में वर्णित है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्षमादान मतलब किसी दंड को क्षमा कर देना, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। लघुकरण मतलब बड़े दंड को कम कर देना, दंड की मात्रा भी कम कर दी जाएगी और दंड का नेचर भी बदल दिया जाएगा। परिहार, दंड की मात्रा तो कम होगी, नेचर नहीं बदलेगा। विराम, किसी कारणवश दंड को लागू होने पर रोक लगा देना। प्रविलंब, जब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका लंबित है, तब तक दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना, रोक लगा देना। तो ये हो गए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियां विगत वर्षों में चर्चा के केंद्र में रही हैं, क्योंकि इनकी आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जाती है? पहली बात कि यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। शक्ति पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, लेकिन यहां तो कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति दे दी गई, तो एक तरीके से यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, इसलिए आलोचना के केंद्र में रहता है। दूसरा, दुरुपयोग की आशंका जन्म ले सकती है। क्यों दुरुपयोग की आशंका क्यों जन्म ले सकती है? इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यह राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तीसरी बात, राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लेने में अधिक विलंब उत्पन्न हुआ है। अक्सर ऐसी भी याचिकाएं हैं जहां 15-15, 20-20 साल राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया और व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड में इतनी लंबी देरी, व्यक्ति रोज सोता है ये सोच के कि सुबह क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे। सुबह उठता है तो ये सोचकर कि आज राष्ट्रपति निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसे 15 साल गुजर गए, किसी मामले में 20 साल गुजर गए। ये चिंता की बात है। इसलिए न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जो भी न्यायिक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभी लिखा देते हैं, इसको समझा रहे हैं। शेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को चाहिए कि वह ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए एक नियम बनाए। अब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश तो दे नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रपति है, तो उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को सुझाव दिया, भाई आप ऐसा करो, इसके लिए खुद नियम बनाओ, और नियम बनाकर ज़्यादा अच्छा होगा कि 3 महीने की समय सीमा तय कर लो कि 3 महीने में मामले का निपटारा हो जाए। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया शेर सिंह के केस में, लेकिन ऐसा कुछ व्यवहार में है नहीं, ऐसा कहीं कुछ व्यवहार में लागू नहीं है। दूसरी बात, इपरू सुधाकर का केस है। इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए है, राष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल के लिए भी है ये डिसीजन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जिन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो करते नहीं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं, इसलिए राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है। और अगर राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग की संभावना जन्म लेती है तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की या राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की जांच कर सकता है और जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को शून्य घोषित कर सकता है। इस मामले में, इपरू वाले मामले में, बेसिकली एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसको जेल की सजा सुनाई गई थी अपराध के संबंध में, लेकिन जब वहां पर शिंदे राज्यपाल बनकर के गए, पहले भारत सरकार के गृहमंत्री भी थे, तो वो कांग्रेसी नेता थे, तो जब वहाँ राज्यपाल बनकर के गए तो इसकी क्षमा याचिका उनके सामने आई। नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल को भी ऐसी ही शक्तियां मिली हैं जैसे राष्ट्रपति को मिली हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वो कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता था, नतीजा ये हुआ क्षमादान की याचिका दायर हुई और राज्यपाल ने उसकी सजा माफ कर दी। जब उसकी सजा माफ हो गई तो कोर्ट में मुकदमा आया कि भाई ये तो गलत बात है, राज्यपाल भी कांग्रेस दल का रहा है, कांग्रेस दल का नेता है, और जिसको सजा दी गई, जिसकी सजा माफ कर दी गई, वो भी कांग्रेस का सक्रिय नेता है, तो ये तो राजनीतिक आधार पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग हो गया, ये तो गलत है। न्यायालय ने माना कि बिल्कुल गलत है। नतीजा ये हुआ कि न्यायालय ने राज्यपाल की शक्ति को रद्द कर दिया और उस व्यक्ति को फिर से जेल भेज दिया। इसी तरीके से न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई भी अगर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकेगा और ऐसी शक्तियों को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकेगा। तो लिखो, हेडिंग लिखो, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में प्रायः विलंब होता रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में प्रायः विलंब होता रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में प्रायः विलंब होता रहा है।
किंतु यह अनुचित है, किंतु यह अनुचित है। अतः अतः शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, अतः शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को क्षमा याचिकाओं या दया याचिकाओं का निपटारा करने के लिए नियम बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए और अधिक उपयुक्त होगा, और अधिक उपयुक्त होगा कि ऐसे नियमों में, अधिक उपयुक्त होगा कि ऐसे नियमों में 3 माह की समय सीमा निश्चित की जाए, ऐसे नियमों में 3 माह की समय सीमा निश्चित की जाए। पैरा चेंज करो। यदा कदा कभी कभी न्यायिक शक्तियों के, कभी कभी न्यायिक शक्तियों के राजनीतिक आधार पर, न्यायिक शक्तियों के राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है, दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से प्रयोग करता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से प्रयोग करता है। अतः इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, अतः इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यह है इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए भी है, ब्रैकेट में चाहो तो राज्यपाल भी लिख लो, कि वह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का, या क्षमादान की शक्तियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब न्यायिक जांच, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। तो अंडर रिव्यू ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के रिव्यू के अधीन है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो कोर्ट उसकी जांच कर पाएगा। अब जो अगली शक्ति है, सेकंड लास्ट पावर है, वह है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भाग 5 में नहीं है, आपातकाल का एक अलग अध्याय है और वो भाग 18 है। आपातकालीन शक्तियों का भाग 18 में प्रावधान किए गए हैं और ये प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच किए गए हैं। इन भागों में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। एक आपातकाल का वर्णन है आर्टिकल 352 में, एक आपातकाल का वर्णन है आर्टिकल 356 में और एक आपातकाल का वर्णन है आर्टिकल 360 में। जो आर्टिकल 352 में लिखा गया है उसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। 352 में जो इमरजेंसी दी गई है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। आर्टिकल 356 में जिस आपात की व्यवस्था की गई है उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ये नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर निष्कर्ष यही है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल है। और जो तीसरा आपात दिया गया है आर्टिकल 360 में, वो वित्तीय आपात है, उसका नाम वित्तीय आपात है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, जिसे भाग 18 पार्ट 18 में वर्णित किया गया है। तीनों प्रकार के आपात कब लागू किए जाते हैं, कैसे लागू किए जाते हैं, लागू करने के क्या प्रभाव होते हैं, इन्हीं सारी बातों पर क्वेश्चन आते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम लोग आपातकाल की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें बारीकियों के साथ पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, थोड़े से तकनीकी पहलू हैं कुछ, इसलिए बहुत केयरफुली समझना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो बल्कि सारे आपात एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे कि एक बार में एक आपात, जैसे राष्ट्रीय आपात आज पढ़ लेंगे, फिर बाकी राष्ट्र प्रशासन, वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे, देख लेंगे। तो राष्ट्रीय आपात की शुरुआत करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या किसी भी प्रकार के आपात, चाहे राष्ट्रीय आपात हो,
नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, प्रेसिडेंट्स रूल हो, चाहे वित्तीय आपात हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, सारे प्रकार के आपात की उद्घोषणा हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए हम इसे राष्ट्रपति की शक्तियों में कंसीडर करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति अपने मर्जी से, अपने विवेक से ऐसा नहीं कर सकता। हमने पहले भी चर्चा की है कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। तो राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही निर्णय करता है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इस प्रकार के निर्णय कर सकता है। कौन कौन से निर्णय कर सकता है? पहला, नेशनल इमरजेंसी में। अब किन आधारों पर लगता है? आधार क्या है नेशनल इमरजेंसी का? किन आधारों पर लगाया जाएगा? 3 आधार हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, बाहरी हमला, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन। लेकिन ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो आंतरिक अशांति शब्द लिखा गया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर शामिल किया गया। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किए गए हैं। 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। एक बार 1962 में लागू किया गया, जब चीन से युद्ध हुआ हमारा, चीन युद्ध के समय। तो चीन युद्ध के बाद फिर पाकिस्तान ने भी युद्ध कर दिया, तो फिर हमला कर दिया, तो ये कंटिन्यू रहा। दूसरी बार 1971 में फिर लागू हुआ, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध शुरू हुआ 1971 में, तो ये आपातकाल लागू कर दिया गया, और ये 1977 तक, 1977 तक जारी रहा। 1977 तक जारी रहा। इसी दौरान 1975 में, 1975 में, जिसे आप लोग अक्सर देखते हो काफ़ी आलोचना के केंद्र में रहता है, अब उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। कुछ लोग उसे संविधान का काला दिवस कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। तो 1975 में, 1975 में लागू किया गया, वो आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इसका मतलब क्या है? ये 2 बातें तो समझ में आ गई, चीन और पाकिस्तान का युद्ध। 1971 में लागू हुआ तो 1977 तक चला, 1975 में लागू हुआ, ये भी 1977 तक चला। तो क्यों लागू किया गया? बेसिकली हुआ क्या था कि बड़े सारे राजनीतिक उठापटक हुए वहाँ पर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, लेकिन उन्होंने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस अपना करके चुनाव जीते थे। नतीजा ये हुआ, उनका चुनाव हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया, और भी इस तरीके के घटनाक्रम घटे। तो उन्हें लगा कि पूरे देश में अब क्या किया जाए, क्योंकि जब उन्हीं का चुनाव रद्द हो गया तो इसका मतलब उन्हें प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके के घटनाक्रमों ने जन्म लिया। अब मैं उस राजनीतिक घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं डिस्कशन को राजनीतिक नहीं करना चाहता, मैं इसको संवैधानिक दायरे में रखना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि उदाहरण बताना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। केवल मैंने इस उद्देश्य से उदाहरण बता दिया, इसका कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री था, एक समय था, ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बता रहे हैं। तो इसलिए उस घटना का उदाहरण बताना जरूरी था, अन्यथा इसका कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। संवैधानिक पक्ष, और संवैधानिक पक्ष ये है कि जब उन्हें लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है, जब उन्हें लगा कि अब पूरी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, सत्ता हाथ से निकल जाएगी, बहुत सारी बातें, तो आपस में मिलजुल करके ये तय किया गया कि भाई एक आपातकाल तो पुराना वाला लगा ही है, लेकिन एक दूसरा आपातकाल लागू कर देते हैं, जिसमें जितने विरोधी नेता हैं ये बता करके कि ये सब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सब देश में आंतरिक अशांति पैदा कर सकते हैं, इस आधार पर सबको जेल में डाल देते हैं, तो हमारी कुर्सी बची रहेगी, बनी रहेगी। और आगे चल करके संविधान संशोधन कर लिया गया। तो इसी के साथ 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसमें यह लिख दिया गया कि किसी भी चुनाव, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव है, स्पीकर का चुनाव है, इन सब चुनाव को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये संविधान संशोधन चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। यानी राजनीतिक घटनाक्रम खूब उठापटक वाले थे, लेकिन अपने आप को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि नए आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। इसलिए आंतरिक अशांति उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया, और राष्ट्रीय आपात लागू करके देश में बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, लोगों को जबरन बंदी बनाया गया, जेलों में बंद किया गया, नजरबंद किया गया। इसलिए इसे लोग आज काला दिवस या हत्या दिवस जो भी कह लो, इस तरीके की संज्ञा देते हैं। उस समय के तमाम नेताओं ने अपने संस्मरण भी लिखे हैं कि अकारण लोगों को पकड़ करके पुलिस जेल में बंद कर दिया करती थी, और यही कारण है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भी सहमत नहीं थे। उनसे 25 जून को लागू किया गया, 25-26 जून की रात में। तो 25 और 26 जून की रात में, रात के 12 बजे के बाद उनसे जबरन राष्ट्रपति भवन में इस पर सिग्नेचर कराए गए, जैसा कि लिखित है, जो लिखा मिलता है, वास्तविक हकीकत वही लोग जाने, लेकिन यही लिखित मिलता है कि जबरन उनसे सिग्नेचर करा लिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति इस बात से खुद सहमत नहीं थे। और इसी के बाद फिर 42वां संशोधन किया गया, और 42वें संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति हर दशा में प्रधानमंत्री की राय मानेगा, जिससे इस तरीके का घटनाक्रम जन्म न ले। फिलहाल वो चीज़ हम लोग पहले राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों में पढ़ चुके हैं। तो 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, तो इसके बाद जब इलेक्शन हुए 1977 में, 1977 में, तो जनवरी 1977 में भंग कर दी गई लोकसभा, फिर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। तो जब इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने ये तय किया कि अब संविधान संशोधन करके हम आंतरिक अशांति के आधार को ही हटा देते हैं, जिससे कि भविष्य में इस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन न किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि 44वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया कि अगर देश में हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए, हथियारबंद विद्रोह हो जाए, जैसे बांग्लादेश में हो गया, तो देश में अगर हथियारबंद विद्रोह हो जाए, हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए, तो ऐसी दशा में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो फिलहाल ऐसी नौबत कभी नहीं आई है, और ईश्वर चाहेगा तो कभी नहीं आएगी।
क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास है और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई भारत में भी बांग्लादेश जैसी घटना हो सकती है, जो भी समाचार पत्र में छप रहा है वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी मानसिकता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं के जन्म लेने की संभावना नहीं है। फिलहाल आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है, अब ध्यान देना, ये तो फैक्ट जो लिखा हुआ है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो, बाहरी हमला हो ही गया हो, हथियार के साथ विद्रोह देश में हो ही गया हो, तभी आपातकाल लागू किया जाए। ये आवश्यक नहीं है, बल्कि अगर केवल एक आशंका है, संभावना है कि युद्ध हो सकता है, हथियारबंद विद्रोह हो सकता है, बाहरी हमला हो सकता है, केवल एक आशंका है, केवल एक संभावना है, तो केवल इस संभावना के आधार पर ही, केवल इस आशंका के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए इन स्थितियों का उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, इन स्थितियों का उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, मात्र इन स्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक आधार पर राष्ट्रीय आपात पहले से लागू है, अगर एक आधार पर राष्ट्रीय आपात पहले से लागू है, तो दूसरे आधार पर उसी समय राष्ट्रीय आपात भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रीय आपात लागू करके उसके अलग अलग प्रभाव और परिणाम उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया और ये 1977 तक चला, 1977 तक चला, 77 में इसे वापस किया गया। लेकिन इसी दौरान 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर दिया गया, जबकि पहले से एक उद्घोषणा लागू थी, पहले से एक उद्घोषणा प्रचलन में थी, लेकिन दूसरी उद्घोषणा भी कर दी गई और ये भी 1977 तक चली। यानी 1975 से 1977 के बीच दो तरीके का आपातकाल लागू था, एक तो युद्ध के आधार पर, दूसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो ऐसा हो सकता है। लिखो लिखो यहीं पर, ऐसे डॉट करके या पॉइंट करके या वन दो जैसे भी लिखना चाहो, या नोट करके लिख लो, पहला पॉइंट लिखो। लिखो उपर्युक्त आधारों पर, उपर्युक्त आधारों पर, आधार में ही लिख रहे हैं, उपर्युक्त आधारों पर राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए, उपर्युक्त आधारों पर राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, यह आवश्यक नहीं है कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, बल्कि इन परिस्थितियों के, बल्कि इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका, बल्कि इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका मात्र के आधार पर, इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका मात्र के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका मात्र के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऑप्शन में आमे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक एक लाइन स्पष्ट रूप से लिख लो, समझ लो। अगला पॉइंट इसी में लिखो, आधार में ही, यदि एक आधार पर, यदि एक आधार पर पहले से आपात की उद्घोषणा लागू है, यदि एक आधार पर पहले से आपात की उद्घोषणा लागू है, तब उसी समय, तब उसी समय किसी दूसरे आधार पर, तब उसी समय किसी दूसरे आधार पर भी, दूसरे आधार पर भी आपात की उद्घोषणा लागू की जा सकती है। तब उसी समय किसी दूसरे आधार पर भी आपात की उद्घोषणा लागू की जा सकती है, आपात की उद्घोषणा लागू की जा सकती है। तो ये हो गया आधार कि कैसे आपात की उद्घोषणा किन आधारों पर लागू होती है। अब उद्घोषणा कैसे होती है? आपात की उद्घोषणा यानी डिक्लेरेशन। आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा करेगा कौन? डिक्लेरेशन करेगा कौन? तो आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्यों? क्योंकि यह शक्ति राष्ट्रपति की है, प्रेसिडेंट की है। लेकिन अब यहां पर शर्त है, यह भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। यहां शर्त है, शर्त यह है कि यह उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा परामर्श दे। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया इसे। अब देखो, जब हमने आर्टिकल 74 में पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, इतना ही लिखा है। ये कहीं नहीं लिखा कि लिखित परामर्श चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा कि सारे मंत्रियों का परामर्श चाहिए, और मंत्रिमंडल का तो नामो निशान नहीं आया, कहीं लिखा नहीं गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर है, वो हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और लिखाएंगे। मंत्रिमंडल छोटा निकाय है, केवल इसमें कैबिनेट दर्जे के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री होते हैं, वो आगे समझाएंगे और लिखाएंगे। तो जो परामर्श का तरीका है 74 आर्टिकल 74 से अलग है। यहां लिखित परामर्श चाहिए, 74 में मौखिक भी चलता है, मौखिक चलेगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लागू करनी है तो लिखित परामर्श ही देना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का।
ऐसा क्यों कर दिया गया? ऐसा इसलिए कर दिया गया कि जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया और सारे नेताओं को जेल में बंद किया गया, तो राष्ट्रपति सहमत नहीं थे, मैंने अभी बताया। इवन जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी इस निर्णय से खुश नहीं थे। हालांकि कई सारे मंत्रियों को तो बाद में पता चला कि आपातकाल लग गया है, उन्हें पता ही नहीं था कि आपातकाल लागू करने जा रही हैं। तो कई सारे मंत्रियों से तो राय ही नहीं ली गई, परामर्श ही नहीं लिया गया, मंत्रियों को बताए बिना लागू कर दिया गया। जो मंत्री जानते थे उनमें से कुछ सहमत भी नहीं थे। यानी एक तरीके से ये एक तरफा डिसीजन था प्रधानमंत्री का। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि एक बड़ा डिसीजन है, इसलिए जब तक सारे मंत्री सहमत ना हो, विशेषकर कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़े दर्जे के मंत्री होते हैं, इसके बारे में चर्चा विस्तार से आगे करेंगे, कैबिनेट मंत्री की इन्हीं टॉपिक में करेंगे, कार्यपालिका में करेंगे। जब तक सारे कैबिनेट मंत्री सहमत ना हो और लिखित रूप में सहमति ना दें, तब तक राष्ट्रपति इसे जारी नहीं करेगा, आपातकाल नहीं लगाएगा। यानी कठोर शर्त कर दी गई संविधान में संशोधन करके। अब जब राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया जाए और राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दे, तो आपातकाल कब तक लागू रहेगा? समयावधि क्या है? समयावधि क्या है? प्रारंभ में 1 माह के लिए घोषणा होगी। यानी जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा तो 1 महीने के लिए लगाएगा, 1 महीने से ज्यादा नहीं। 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर संसद के अनुमोदन से, यानी संसद पारित कर दे, पास कर दे, अप्रूवल, संसद के अनुमोदन से, अच्छा शब्द अनुमोदन है, संसद के अनुमोदन से 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति ने लगा दिया राष्ट्रीय आपात लागू हो गया। अब जब राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो 1 महीने के लिए लागू हो गया। अब 1 महीने के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों से, संसद का मतलब दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसे पास कराना होगा। अगर संसद के दोनों सदन इसे पास कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, यानी पास कर देते हैं, पारित कर देते हैं, पास लिखा नहीं जाता, बोलचाल का शब्द है तो बोलचाल में समझा दे रहे हैं, तो अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया, यानी अनुमोदन कर दिया, अप्रूवल दे दिया, पारित कर दिया, तो अब ये 6 महीने तक लागू रहेगा। 5 महीने और बढ़ जाएगा, यानी 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने के बाद मान लो फिर बढ़ाना है तो फिर से संसद अनुमोदन कर देगी और अनुमोदन करने के लिए अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर से बढ़ाना है तो फिर से संसद अनुमोदन कर देगी और अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर बढ़ाना है, फिर से संसद अनुमोदन कर देगी और अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। यानी 6 माह के टुकड़ों में ही बढ़ेगा और हर बार संसद के अनुमोदन से बढ़ेगा। पुनः संसद के अनुमोदन से अग्रिम 6 माह, अगले 6 माह, अग्रिम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संसद अनुमोदन करेगी, फिर अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, फिर संसद अनुमोदन करेगी, फिर अगले माह के लिए बढ़ जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता रहेगा जब तक आवश्यक हो। कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। कब तक बढ़ाया जाएगा? कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। जब तक जरूरी होगा तब तक ये 6 माह के लिए बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ेगा, एक बार में उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक बार में केवल 6 माह के लिए ही बढ़ेगा। अब पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि संसद पास कैसे करती है, अनुमोदन कैसे करती है? संसद कैसे पास करेगी? तो संसद हमेशा ऐसा अनुमोदन विशेष बहुमत से करती है। अब क्या होता है समझो, यहां पर संसद ऐसा अनुमोदन अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से करेगी, जो उस सदन के कुल बहुमत से कम ना हो, अर्थात विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत का एक प्रकार ये भी है, कई प्रकार होते हैं विशेष बहुमत के। जैसे जैसे समय समय पर वो सारी चर्चा आएगी, आवश्यकता होगी, हम करते जाएंगे। एक साथ सुनना है तो इस पर एक छोटा सा वीडियो अपलोडेड है, आप उसे सुन सकते हो। हमने साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, ये सब हमने अपलोड कर रखे हैं अलग अलग, तो वहाँ चर्चा सुन सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे टर्न आएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो हमने बताया कि संसद हर बार पारित करके 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, जितनी बार आवश्यकता हो उतने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब संसद पारित कैसे करेगी, पास कैसे करेगी, यानी वोटिंग कैसे करेगी? पास करने का मतलब चर्चा के बाद मतदान करना। तो वो तरीका क्या है, संसद के प्रत्येक सदन, 2 सदन होते हैं, लोकसभा से भी पारित होना है, राज्यसभा से भी पारित होना है। संसद के प्रत्येक सदन अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पारित करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि यह 2/3 बहुमत उस सदन के कुल बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। यानी एक तरीके से कहें तो दोहरा बहुमत होना चाहिए। इसको दोहरा बहुमत भी कहते हैं। यह ऐसा विशेष बहुमत है जिसमें 2 तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसीलिए इसको दोहरा बहुमत कहते हैं, क्योंकि 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो एक एग्जाम्पल से। अब यह कह रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। एक बात।
दूसरी बात, उस सदन के कुल बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो किसी सदन का कुल बहुमत क्या होता है? तो मान लो एग्जांपल हम राज्यसभा का ले रहे हैं, क्योंकि छोटा नंबर है 245 है, लोकसभा में 543 है, 543 है, बड़ा नंबर है, छोटे नंबर का एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। राज्यसभा में जो टोटल सीट है वो कितनी है? 245। तो अब राज्यसभा का जो कुल बहुमत है, कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो कितना हो जाएगा? आधे से एक ज्यादा प्लस 1। जैसे आपकी क्लास में मान लो 20 लोग बैठे हैं, 10 बैठे हैं, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो हम कहेंगे भाई कुल बहुमत कितना है इसमें, मिनिमम बहुमत कितना होगा? तो आप कहोगे 20 का आधा है 10 और 10 में एक जुड़ जाएगा 11, तो 11 लोगों का बहुमत होगा। 20 लोगों में से बहुमत कितने का होगा? आधे से एक ज्यादा का होगा, 11 का होगा। यही बात है, यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो 245 के आधे से एक ज्यादा, तो 245 के आधे से एक ज्यादा ये हो गया 124, ये हो गया 122.5, तो ये हो गया 123, क्योंकि भाग में वो नियम लागू होगा 0.5 वाला, और एक जुड़ जाएगा 124। कैलकुलेशन है मैथ्स का। तो ये कह रहा है कि जो उस सदन के कुल बहुमत से कम ना हो, यानी कुल सदस्यों के बहुमत से ना हो। कुल बहुमत का मतलब हुआ, इसको और स्पष्ट कर दें, कुल सदस्यों के बहुमत से कम ना हो। तो कुल बहुमत यानी कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत कितना हो गया? कुल सदस्यों के आधे से एक ज्यादा, 124 हो गया। इसका मतलब यह है कि एक कंडीशन तो यह है राज्यसभा के लिए कि 124 से ज्यादा से पारित होना है, 124 से ज्यादा से पारित होना है। एक कंडीशन ये हो गई कि उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए ये कुल सदस्यों का बहुमत हो गया 124, ये फिक्स्ड है क्योंकि राज्यसभा की सीटें फिक्स्ड हैं, तो 124 से कम नहीं होना चाहिए। एक बात हो गई। अब ये कह रहा है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी कम नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें हैं। तो अब मान लो यहाँ पे पहली कंडीशन लेते हैं, केस वन। केस वन में हमने ये माना कि मान लो सदन में जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं और वोटिंग में भाग ले रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कह रहा है ना अपने उपस्थित यानी प्रेजेंट और मतदान करने वाले यानी वोटिंग सदस्यों के 2/3 बहुमत से करेगी। तो मान लिया कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं राज्यसभा में, उनका कुछ भी उदाहरण ले लो, मान लो 140 120 ले लो, जो 3 से कट जाए, हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। 120 लोग राज्यसभा में उपलब्ध हैं। तो अब या मान लो और बड़ा नंबर ले लो, कम से कम इससे तो बड़ा ही ले लो 124 से, 150 लोग उपलब्ध हैं, 150 लोग उपलब्ध हैं और वोटिंग कर रहे हैं। राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले टोटल 150 सदस्य हैं। ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर। राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 150 सदस्य हैं। अब इनका 2/3 कितना होगा? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना हो जाएगा? 150 का 2/3, ये कितना हो गया? 100 हो गया, ये 100 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि संसद जब पारित करेगी, तो मान लो जैसे हमने कहा राज्यसभा पारित करेगी, तो राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदन के कुल बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, कुल बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। तो सदन का कुल बहुमत हुआ 124, और इस पहले केस में अगर 150 सदस्य प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं तो इनका 2/3 हो जाएगा 100, तो ये तो 124 से कम हो गया। तो इसका मतलब ये पारित नहीं होगा, केस वन में पारित नहीं होगा, क्योंकि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है वो कुल सदस्यों के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। जो 2/3 बहुमत है वो कुल सदस्यों के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। तो अब केस 2 लेते हैं। केस 2 ले लिया। केस 2 में मान लो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो नंबर है मान लो 210 है, मान लिया 210 है। तो अब 210 नंबर है तो इसका 2/3 निकालेंगे, अगर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स यानी 210 का 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब ये 140 124 से ज्यादा है, ये 140 124 से ज्यादा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये पारित माना जाएगा, राज्यसभा से ये पारित माना जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो संसद की यानी बहुत कठोर तरीके से लागू होना है। आपातकाल लागू करना इतना आसान नहीं है, पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब पापड़ बेलने पड़ेंगे आपातकाल लागू करने के लिए, क्योंकि संविधान संशोधनों के माध्यम से चीजें टफ हो गई, कठिन बना दी गई, जिससे दुरुपयोग ना हो जैसे पहले हो गया था। तो संसद जब तक विशेष बहुमत से अनुमोदन नहीं करेगी, विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया कि 2 प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी दोहरा बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि संसद अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तभी ऐसा होगा। लेकिन यह 2/3 बहुमत उस सदन के कुल बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। यानी जो 2/3 बहुमत है वो 124 से ज्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन में ये 124 से कम था इसलिए नहीं पारित हुआ, दूसरी कंडीशन में 124 से ज्यादा हो गया इसलिए पारित हो गया। तो अगर 124 से ज्यादा होगा तो ये पारित हो जाएगा। ये विशेष बहुमत है, इसको विशेष बहुमत कहते हैं, एक प्रकार है विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत का एक प्रकार वो भी था राष्ट्रपति को हटाने वाला, कुल का 2/3 सीधे सीधे। तो ये हो गया अनुमोदन करने का तरीका कि कैसे अनुमोदन किया जाएगा। अब वापस लेना, ये तो लगाने का तरीका हो गया कि कैसे राष्ट्रीय आपात लगेगा। अब राष्ट्रीय आपात अगर लगता है तो वापस भी होगा, वापस भी लिया जाएगा। कैसे वापस लिया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करके। राष्ट्रपति जैसे लागू करने की उद्घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है कि हम लागू कर रहे हैं,
वैसे ही हटाने की घोषणा करेगा कि भाई हम वापस ले रहे हैं। या यदि लोकसभा पारित कर दे, संसद नहीं, यदि लोकसभा यह पारित कर दे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी होगी, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस ले लेगा। लोकसभा, संसद नहीं। लगाने में संसद है, वापस लेने में केवल लोकसभा। तो पहला तो तरीका यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकता है। अगर राष्ट्रपति वापस नहीं ले रहा है और अगर लोकसभा कह दे कि वापस लेना होगा तो वापस लेना होगा, लेकिन लोकसभा कहेगी कैसे? यदि लोकसभा साधारण बहुमत से वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो या तो राष्ट्रपति खुद वापस ले ले, नहीं तो अगर लोकसभा, संसद की जरूरत नहीं है, केवल लोकसभा, लोकसभा साधारण बहुमत से वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को वापस लेना पड़ेगा। अब साधारण बहुमत क्या होता है चर्चा करते हैं हम लोग। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कैसे पेश होगा। इसमें शर्त यह है कि ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/10 सदस्य के हस्ताक्षर हों। ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा में तभी पेश किया जाएगा जब लोकसभा के 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया हो और इसे 14 दिन की पूर्व नोटिस पर 14 दिन की पूर्व नोटिस पर दिया गया हो। इसे दिया गया हो 14 दिन की पूर्व नोटिस पर स्पीकर को दिया गया हो। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, जैसे ओम बिरला हैं तो उन्हें स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो 14 दिन की पूर्व नोटिस पर स्पीकर को दिया गया हो। यदि लोकसभा सत्र में है, अगर लोकसभा की बैठक चल रही है तो, अगर लोकसभा की बैठक चल रही है तो स्पीकर को देना पड़ेगा। अन्यथा या राष्ट्रपति को दिया जाएगा 14 दिन की पूर्व नोटिस पर, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, अगर लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है तो फिर राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और अगर लोकसभा की बैठक चल रही है तो स्पीकर को दिया जाएगा। और ये दोनों, अगर लोकसभा की बैठक चल रही है तो स्पीकर पेश करवाएगा, चर्चा होगी, मतदान होगा। अगर लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है तो नोटिस पाने के बाद राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाएगा और उसमें रखवाया जाएगा, चर्चा होगी, मतदान होगा। मतदान के बाद अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए तो इसे वापस लेना होगा। साधारण बहुमत से कैसे पारित होता है इसे समझो। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, वो स्पेशल मेजॉरिटी थी, ये सिंपल मेजॉरिटी है, ये सिंपल मेजॉरिटी है, साधारण बहुमत है। क्या होता है साधारण बहुमत का मतलब? साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जो लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, कुल सदस्य नहीं, जो लोग सदन में उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, उनका बहुमत, यानी उनके आधे से एक ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित मतलब पी, वी मतलब वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2 से 1 ज्यादा, इसी को कहेंगे साधारण बहुमत। तो बहुत आसान होता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो लोकसभा में 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग प्रेजेंट हैं, पी फॉर प्रेजेंट, 100 लोग उपस्थित हैं। अब उपस्थित होने के बाद ये लोग, चर्चा चल रही है, चर्चा में 100 लोग उपस्थित हैं। जब वोटिंग की बारी आई तो एब्सेंट हो गए 20 लोग, 20 लोग एब्सेंट हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी ने कहा है वोट नहीं करना है, हम वोट नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा थक गए हैं, जा रहे हैं कैंटीन में चाय पीने। तो 20 लोगों ने वोटिंग में मना कर दिया, वोटिंग में भाग लेने से मना कर दिया। कर सकते हैं, संसदीय विशेषाधिकार है, कुछ भी तांडव कर सकते हैं, देख लो बैठे बैठे। तो अब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कितने हो गए? 100 लोग प्रेजेंट थे, 20 लोग वोटिंग के समय एब्सेंट हो गए, तो टोटल हो गए 80, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर हो गए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 80। अब जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिम हमने लिख दिया, जो सिंपल मेजॉरिटी है वो हो गई प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के आधे से 1 ज्यादा, ये है फार्मूला। तो ये हो गया 80/2 + 1 यानी 41। यानी हमारे केस में 543 लोग हैं लोकसभा में, 543 में से केवल 41 लोग पारित कर दें तो पारित हो जाएगा। और भी छोटा मान लो 60 लोग उपस्थित हैं, क्योंकि मिनिमम 10% होने चाहिए, 54 लोग कम से कम लोकसभा की कार्यवाही में होने चाहिए, तभी कार्यवाही होगी। तो मान लो 60 लोग उपस्थित हैं, तो केवल 60 के आधे, और 60 लोग वोट कर रहे हैं, तो 60 के आधे से 1 ज्यादा यानी 31 लोग केवल वोट कर दें 543 में से, तो पारित हो जाएगा। तो बेहद सरल है, बेहद साधारण है, इसलिए इसको साधारण बहुमत कहते हैं, बोलचाल में सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। तो लोकसभा अगर साधारण बहुमत से पारित कर दे तो इसे वापस ले लिया जाएगा। यह समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाएगा और कैसे वापस लिया जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं और बीच बीच में बड़ी टेक्निकल सी बातें हैं, बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, लेकिन चूंकि पहली बार सुना, पहली बार समझा, तो थोड़ी सी जटिलता नजर आती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब केयरफुली सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। बाकी रिवीजन करना, कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। अब आपातकाल का प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? पहली बात, देश का संघीय स्वरूप
नष्ट हो जाता है एवं वह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कि संघीय स्वरूप नष्ट हो जाता है और एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो संघीय स्वरूप और एकात्मक स्वरूप ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी लिख लो इसे। जब हम आगे समझाएंगे तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ कहने का मतलब क्या था। ये चर्चा आगे आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो या सरल भाषा में समझो कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है। सारी शक्तियां अकेले केंद्र के पास चली जाती हैं। आज जो राज्यों की सरकारों की अलग अलग शक्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सारी शक्ति अकेले केंद्र के पास आ जाती है। संक्षेप में कहो इसे। बाकी अभी इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये चर्चा आगे बहुत विस्तार से होगी तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, संघ सरकार यानी केंद्र की सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे सकती है, और निर्देश देने का मतलब है कि उसका पालन करना पड़ेगा। राज्य पालन नहीं करेंगे तो वहां की सरकार उठा के बर्खास्त कर दी जाएगी, क्योंकि आपातकाल है। तो संघ सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे सकती है। ये निर्देश उन राज्यों को भी दिए जा सकते हैं जहां आपातकाल नहीं है, उन राज्यों को भी दिए जा सकते हैं जहां आपातकाल नहीं है। तो संघ सरकार राज्यों को कोई भी निर्देश दे सकती है। उन राज्यों को भी जहां आपातकाल नहीं है, लिख सकते हो ब्रैकेट में चाहो तो, यहां लिख लो तब अगला पॉइंट लिखें। उन राज्यों को भी जहां आपात लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में आपातकाल एक साथ लगे, ये जरूरी नहीं है। आपातकाल पूरे देश में या उसके किसी भाग में लागू हो सकता है, जरूरी नहीं पूरे देश में हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं पूरे देश में लागू किया जाए, किसी राज्य में, किसी राज्य के छोटे से हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो आपातकाल पूरे देश में या उसके किसी भाग में लागू हो सकता है, और इसे पूरे देश से एक साथ या पूरे देश से एक साथ या टुकड़ों में वापस लिया जा सकता है। तो पूरे देश से एक साथ वापस लिया जा सकता है इसे, अगर आपातकाल लागू किया गया, या अगर सरकार को लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं भाई पूरे देश से वापस लेना ठीक नहीं है, कुछ जगहों पर लगे रहना ठीक है, तो कुछ हिस्सों से वापस लिया जा सकता है, कुछ हिस्सों में लगा रह सकता है। तो ये किया जा सकता है। तो जिन राज्यों में आपातकाल लागू नहीं है, संघ की सरकार उन राज्यों को भी कोई निर्देश दे सकती है। मानना जरूरी होगा, सरकार निर्देश नहीं मानेगी, उठा के सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मानना मजबूरी है, मानना बाध्यकारी। अगली बात, कौन सा पॉइंट था? दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, जब आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब देखो, कानून संसद भी बनाती है, कानून राज्यों के विधानमंडल भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। संसद कानून किस विषय पर बनाएगी? इन विषयों का जहां उल्लेख है उसे संघ सूची कहते हैं, 7वीं अनुसूची में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य जिन विषयों पर कानून बनाते हैं उसे राज्य सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं। तो राज्य सूची के विषय पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन अगर आपातकाल लागू है तो आपातकाल के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन जब संसद ऐसा कानून बनाएगी तो वो हमेशा के लिए लागू नहीं होगा। कब तक के लिए लागू होगा? ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कानून जब तक आपातकाल लागू है तब तक तो लागू रहेगा ही, जब तक आपातकाल लागू है तब तक तो आप लागू रहेगा ही, और जब आपातकाल खत्म हो जाएगा, तो आपातकाल के खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसको, इन दोनों बातों को मिला के हमने एक लाइन में लिख दिया, आपातकाल के खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसी को हमने लिखा कि ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रह जाएगा, यानी आपातकाल के लागू होने तक लागू रहेगा और उसके बाद भी 6 महीने तक लागू रहेगा, लेकिन उस 6 महीने के बाद लागू नहीं रह जाएगा। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब मान लो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए और चुनाव कराना संभव ना हो, तब क्या होगा? तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा? संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। अगर चुनाव कराना संभव नहीं है और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो संसद कानून बनाएगी लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, और संसद कानून बना करके लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा देगी। फिर जरूरत है फिर से बढ़ा दिया जाएगा, फिर जरूरत है फिर से बढ़ा दिया जाएगा। कहीं कोई सीमा नहीं है कि कब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक जरूरत हो।
जब 1975 में भी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लग गया तो संसद ने कानून बना करके लोकसभा का कार्यकाल पहले 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर संशोधन करके फिर 1 साल के लिए बढ़ाया। हालांकि लोकसभा पहले ही भंग कर दी गई और चुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन ऐसा किया जा चुका है कि कानून बना करके लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई थी उस समय। ऐसा भी कानून जो संसद बनाएगी वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रह जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा का विस्तार है, कार्यकाल का विस्तार है, वो आपातकाल की समाप्ति तक तो लागू रहेगा, उसके बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकता है, उसके बाद भी 6 महीने तक लागू रह सकता है उसका विस्तार, लेकिन 6 महीने बाद लागू नहीं रह जाएगा। तो यह कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रहेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल संसद कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ेगा। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, जैसे ही आपातकाल खत्म होगा और अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है तो यह बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल खत्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद नहीं रहेगा, यानी 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी होगा। कहने का मतलब यह है, उसी बात को लिखा कि यह कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रहेगा। लिखने की भाषा यह है, क्वेश्चन इसी भाषा में पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझाया अलग से। इसी प्रकार संसद कानून द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगर मान लो राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत है, चुनाव नहीं कराया जा सकता, तो संसद ऐसे ही कानून बनाएगी और राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ा सकती है। ये सब प्रभाव हैं राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू होता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल का मूलाधिकारों पर भी प्रभाव होता है। क्या प्रभाव पड़ता है? अगला पॉइंट लिखते हैं, छठा पॉइंट, मूल अधिकारों पर प्रभाव। क्या है मूल अधिकारों पर प्रभाव? पहला, 2 प्रभाव है, इन दोनों को प्रभावों को पढ़ाते और लिखाते हैं, समझा देते हैं फिर लिखाते हैं। आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू होगा, वैसे ही अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार अपने आप निलंबित हो जाएंगे, यानी उनका प्रयोग बंद हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, जैसे बोलने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, व्यापार कारोबार करने की आज़ादी है, वो हम लोग मूलाधिकार के हिस्से में पढ़ेंगे। इस प्रकार की आज़ादी दी गई है, इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो जैसे ही आपातकाल लागू होगा, केवल 2 आधारों पर, सशस्त्र विद्रोह में लागू नहीं होगा, केवल 2, युद्ध और बाह्य आक्रमण। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू होगा, अनुच्छेद 19 का प्रयोग अपने आप बंद हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, स्वतः अपने आप, आदेश नहीं जारी करना पड़ेगा, और पूरे देश में निलंबित हो जाएगा। भले ही आपात की उद्घोषणा देश के छोटे से भाग में हो, भले ही आपात की उद्घोषणा देश के एक छोटे से हिस्से में हो, लेकिन अनुच्छेद 19 का निलंबन पूरे देश में हो जाएगा। और तब तक रहेगा जब तक देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लागू है, तब तक पूरे देश में अनुच्छेद 19 का अधिकार निलंबित रहेगा। बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, व्यापार कारोबार की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, ये सब पूरे देश में निलंबित रहेगा जब तक देश के किसी भी कोने में आपातकाल जिंदा है। जब पूरे देश के हर कोने से आपातकाल वापस ले लिया जाएगा, अनुच्छेद अपने आप जीवित हो जाएगा, अनुच्छेद 19 अपने आप जीवित हो जाएगा, ये सारे अधिकार अपने आप जीवित हो जाएंगे। इसके लिए कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात। तो लिखो पहले, फिर दूसरी बात लिखाते हैं। लिखो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये सब परिणाम नहीं होते। लिखो पहला पॉइंट, लिखो इसमें मूलाधिकार वाला में पहला पॉइंट लिखो, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार, अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में स्वतः निलंबित हो जाएंगे, पूरे देश में स्वतः निलंबित हो जाएंगे, और तब तक निलंबित रहेंगे, और तब तक निलंबित रहेंगे जब तक, और तब तक निलंबित रहेंगे जब तक देश के किसी भाग में, और तब तक निलंबित रहेंगे जब तक देश के किसी भाग में आपातकाल लागू है, तब तक निलंबित रहेंगे जब तक देश के किसी भाग में आपातकाल लागू है। जैसे ही पूरे देश से आपातकाल हटाया जाएगा, आपातकाल हटाया जाएगा यानी वापस लिया जाएगा, अनुच्छेद 19 के अधिकार पुनर्जीवित हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 के अधिकार पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला, सशस्त्र विद्रोह से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये तो अनुच्छेद 19 के अधिकार हो गए, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित होंगे, अपने आप इनका प्रयोग बंद हो जाएगा, लोग इनका प्रयोग नहीं कर सकते, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये प्रतिबंध तब तक लगे रहेंगे जब तक देश के किसी भी कोने में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू है। जैसे ही ये राष्ट्रीय आपात पूरे देश से खत्म हो जाएंगे, वैसे ही अनुच्छेद 19 पर जो प्रतिबंध लगे हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। इसी को हमने लिखा निलंबित हो जाएंगे और निलंबन स्वतः खत्म हो जाएगा। तो हमने वो भाषा लिखाई जिस भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमने समझाने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग आपके लिए कर दिया। तो ये आर्टिकल 19 हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखो, ये पहला वाला आर्टिकल 358 में है, ये दूसरा वाला आर्टिकल 359 में है। आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बता दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त आर्टिकल 19
अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, यानी किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा और किन क्षेत्रों में कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा, किन क्षेत्रों में कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा, किन क्षेत्रों में कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा, कमा राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा। किंतु किंतु अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार, 20 में अगर किसी पर अपराध करने का आरोप है तो उसको अधिकार दिए गए हैं, और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ये सब आगे पढ़ेंगे मूल अधिकारों में। तो किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे, कभी निलंबित नहीं किए जाएंगे। तो ये प्रावधान हो गया मूलाधिकारों पर प्रभाव का। इसका मतलब ये हुआ, अब जो दूसरा हमने बताया वो आपको समझाते हैं, कि अनुच्छेद 19 तो अपने आप निलंबित हो जाता है, उसके लिए आदेश पारित करने की जरूरत नहीं, और तब तक निलंबित रहेगा, तब तक उस पर प्रतिबंध रहेगा। अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर तुरंत प्रतिबंध लग जाता है अपने आप, जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू होता है, और तब तक लगा रहेगा प्रतिबंध जब तक देश के किसी भी कोने में आपातकाल लागू है। लेकिन अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं, अन्य फंडामेंटल राइट हैं, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में लगाया भी जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। तो ऐसे मूलाधिकारों को किन किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा, उन पर रोक लगाई जाएगी, कितने समय के लिए रोक लगाई जाएगी, कब कब रोक लगाई जाएगी, इन सारी बात, किन किन मूलाधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, इन सारी बातों के बारे में राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त यह है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, 20 और 21 में जो मूलाधिकार दिए गए हैं, उन मूलाधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता, उन पर कभी प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता आपातकाल के दौरान। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में प्रावधान थे जो हम लोगों ने अभी पढ़े। तो उम्मीद है ये प्रावधान समझ में आए होंगे। छोटी छोटी सी बारीकियां थी, छोटे छोटे से प्रावधान थे। अब राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दुरुपयोग होगा तो राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात की जांच न्यायालय कर सकता है, न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है, तो दुरुपयोग नहीं हो सकता। पहले ये सारी चीज़ें शुरुआत में थी, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे बन रहा था, अब स्थापित है। तो 3 बार के अलावा कभी राष्ट्रीय आपात लगा भी नहीं है। अब इसके बाद फिर दूसरा जो आपातकाल है वो है राष्ट्रपति शासन। उसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है, इससे डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही रहने दें, क्योंकि इसको आप अच्छे से रिवाइज करना घर में, और रिवाइज करके समझना। कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। अगली क्लास हम लोग मंडे लेंगे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। वैसे बेसिकली